नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। साथियों, आज की जो वार्ता है वो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम आज बहुत ही विनम्रता के साथ में हमारे देश भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको एक मनोवैज्ञानिक संदेश देना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो संदेश क्यों दे रहे हैं इस वक़्त, इसका संदर्भ क्या है? तो आप सभी बिल्कुल सही समझे हैं कि उन्होंने संविधान के ऊपर बहुत एक लंबा अपना जो वक्तव्य है वो दिया, लगभग डेढ़ या 2 घंटे का रहा। तो उसमें से लगभग मैंने पूरी बात मैंने सुनी, पूरा मैंने उसको समझा, उसको मैंने पढ़ा और उसमें बहुत ही जो ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं पता थी, वो भी मुझे उसके माध्यम से पता चली। लेकिन उसमें से जो छोटा-सा जो अंश है, जिस अंश की वजह से हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो भूचाल जैसा आया, क्योंकि कभी भी किसी भी महापुरुष की इतनी सारी जो तस्वीरें हैं, वो कभी विधानसभा के अंदर नहीं लगी, जो कि तत्कालीन के अंदर जो कर्नाटका में उन्होंने बाबा साहब की जो फ़ोटो हर एक विधानसभा की सीट पे लगा के एक पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बाबा साहब जो है वो लोगों के माइंड के अंदर किस कदर बसे हुए हैं, तो लोग उनको कितना चाहते हैं और ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? मैं एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलत की मैंने बात की, इस बात पे मैं कायम हूँ, मैं होश में बोल रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे जिस भी एंगल से देखेंगे, अंत तक जब इस वीडियो के अंत तक जब जाएँगे, तो आपका जो सोचने का नज़रिया है वो थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं जो मुख्य संदेश है, वो मैं यही देना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता है एक भारत और श्रेष्ठ भारत उसकी। और उसमें सभी को यही संदेश है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही संदेश है, हर एक सामाजिक संगठनों को यही संदेश है, हर एक जाति, हर एक धर्म को यही संदेश है, जो संदेश बाबा साहब ने भी दिया। उनके 3 मुख्य जो शब्द थे उस संदेश के अंदर, उसी से जुड़ा संदेश है। पहला ये है कि हमारे देश के हर एक इंसान को अच्छी शिक्षा दें। दूसरा संदेश है कि हम सबको संगठित करें। संगठित क्यों करें? ताकि वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें, उनको स्वास्थ्य देवें, जो मैं काम कर रहा हूँ। इसके साथ में उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहो, इसके लिए वो संगठित रहें। परिवार जब एक साथ होता है, तो वहाँ पर खुशियाँ जो है हमेशा आती है। और तीसरा बात ये है कि उनको खुशी के लिए किसी नशे का सहारा ना लेना पड़े। नशा मुक्त जीवन वो जिएँ, वो सीखें। और अगर कोई नशे के बीमारी में इसके जो दलदल में गिर गया है, वो नहीं छोड़ पा रहा, तो उसकी मदद के लिए मेरे जैसे जो बहुत सारे जो मनोचिकित्सक हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। और अंत में जो बात थी कि बाबा साहब ने बोला था कि संघर्ष करो और वो किसके लिए करो? एक अच्छा रोज़गार पाने के लिए। आपकी स्किल को बढ़ाओ, आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाओ, आप नए-नए काम सीखो जो काम बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ताकि आपके रोज़गार बढ़ेंगे, आपका काम-धंधा बढ़ेगा, रुपये पैसे आएँगे, आपका घर अच्छा चलेगा। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है, यही संदेश मेरा इस बात में है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाया जाए, इस संदेश के साथ बनाया जाए। और ये मैं जो है हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं थोड़ी-सी अपनी बात लंबी बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इतना सब कुछ कहा है, तो मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि ये कैसे संभव होगा? क्या तरीका है जिसके माध्यम से बहुत आसानी से हम इस दिशा में आगे बढ़ जाएँगे, सबका साथ लेकर। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का भी साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं है, मैंने जो बात की कि मनोवैज्ञानिक संदेश है, तो अमित शाह जी ने जो बात बोली उस थोड़े से कुछ सेकंड के अंदर, लगभग 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड के अंदर जो बात बोली, तो उस बात का क्या मतलब है, वो मैं बहुत डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि क्या कारण है कि बाबा साहब का जब भी नाम लेते हैं या उनके नाम से पूरे देश के अंदर एक भूचाल आ जाता है। तो वजह क्या है? कारण क्या है? और अंत में मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जो अभी जो मैंने सलाह दी इसी से जुड़ी हुई सलाह है, और वो ये सलाह है, ये नज़रिए का खेल।
मैंने अभी जितनी भी बात की उससे आप सभी ने अपने नज़रिए से मुझे देखना प्रारंभ कर दिया होगा। आपने ये सोचना प्रारंभ कर दिया होगा कि ये दलित होगा, ये बाबा साहब के फ़ेवर की बात करेगा। ये अमित शाह जी को जब स्टार्टिंग में यूँ इस तरह से बोल रहा है, तो ये आगे जाके और ज़्यादा बुराई करेगा। आपने पहले ही सोचना प्रारंभ कर दिया कि नज़रिया, यही नज़रिया हमारे देश को ऊपर पहुँचा सकता है और ये देश को खत्म भी कर सकता है। हमें हमारे जो टॉप लीडर्स बैठे हैं, उनको अच्छा नज़रिया देने की आवश्यकता है। यही मेरा इससे इस पूरी वीडियो के अंदर एक अंतिम और बहुत ही एक अच्छा संदेश है, अगर आप लेना चाहो तो। दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपने दलित की, कि क्या मैं दलित हूँ? दोस्तों, दलित है क्या? अगर इसको मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, तो वो इंसान जो पीड़ित है, वो इंसान जो बंधा हुआ है, वो इंसान जो निकलने का उसने प्रयास किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो हमेशा जब उसके सामने असफलता आई, तो अब वो थक कर बैठ गया है। दोस्तों, उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर दलित कहेंगे। आज ऐसे बहुत सारे प्रावधान हुए जो बाबा साहब ने किए, ये बहुत ही अच्छे से ये बात बोली जा सकती है और उसकी वजह से ऐसे बहुत सारी जो पीढ़ियाँ थी, जो थक हार कर बैठ गई थी। वो इस देश के ही लोग थे। वो उस थके हारे इंसान का जो रूप है उनका, उससे वो बाहर निकल गए और वो आवाज़ उठाते हैं। इस वजह से ये जो आवाज़ें आ रही है, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, बुरी बात कभी भी नहीं है। दोस्तों, इसके साथ में मैं बात करूँ कि मेरे दलित की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं, जब मैं घर से बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, 10वीं क्लास तक मेरी जो पढ़ाई है मेरे गाँव के आस-पास हुई, फिर मैं बाहर गया। पिताजी ने एक बात बोली कि आपको गर्दन नीची करके पढ़ाई करनी है, पढ़ना है और इस प्रकार से पढ़ना है कि अगर आपके पीठ पे कोई अगर कोड़े मारे, कोई अगर कितना भी परेशान करे आपको, आपका ध्यान पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए। मुझे उस वक़्त ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जैसे ही मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद में हमने एक कमरा लिया, एक रूम लिया और उस रूम के अंदर 2 दिन रहे, तीसरे दिन उन्होंने कहा, साहब हमारे घर के जो परिवार के जो लोग हैं, उनको परेशानी है और आपकी जो जाति है वो इस प्रकार से है कि हमारे परिवार के लोगों को परेशानी है, हम आपको नहीं रख सकते, आप कहीं और कहीं जाएँ। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई कोड़े मारने की, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बताया, वैसे ही आपका नज़रिया जो है मेरी तरफ थोड़ा-सा बदल गया होगा, कि ये बंदा एक ही तरह की बात करेगा, दूसरी बात नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं मेरे समाज के लोगों को बता दूँ, मैं सब लोगों को बता दूँ कि मेरी पढ़ाई के अंदर सभी धर्मों और सभी जातियों का बहुत ही अहम योगदान हुआ है। और इस वजह से मैं सबको कहता हूँ कि सब जो है, हम सब मिलकर इस देश को बनाएँगे। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, वो पूरा करेंगे। और इसके पीछे भी कारण यूँ है कि मुझे एक ब्राह्मण जो डॉक्टर थे, जिन्होंने अपने घर के अंदर वो मुझे बुलाते, वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते, वो कुछ काम होते उनके, कुछ टेक्निकल काम उनके, मैं वो काम करता भी। लेकिन वो जब मुझे बताते तो मैं बड़ा ही उस बात से अचंभित भी होता और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। मैं कभी भी किसी भी इंसान को ये कहना चाहूँगा कि उनसे जुड़ी हुई जो जाति है, उसको वो बुरा ना कहे। एक जो ब्राह्मण जो डॉक्टर साहब थे जिनकी मैंने बात की, उन्हीं के साथ के एक राजपूत डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने मुझे जो है बहुत ही अच्छे से मुझे ज्ञान दिया, मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। उन्हीं के साथ में एक जो यानी कि बनिया जाति से आते हैं, वो मेरे गुरुजन रहे। तो ये जो सारे जो गुरुजन हैं, उन सब ने मुझे बनाया, उन सब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं सबका हूँ। मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे अंदर हर एक जो जाति के जो सदस्य रहे हैं, हर एक धर्म के सदस्य रहे हैं, हमारे देश में जो लोग भी बसते हैं, सबने मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरा सहयोग किया है। और इस वजह से हमें सबको साथ चलने की आज आवश्यकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी मैंने जो बात की कि हमारे ये लक्ष्य होने चाहिए, 3 लक्ष्य, वो पूरे कैसे होंगे? उसके लिए हमें सभी जो पार्टियाँ हैं, उसको धीरे-धीरे मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा कि वो अपने प्रचार में जितना बजट उनका उपयोग में आ रहा है, उस बजट का लगभग 10% हिस्सा जो है, वो ये जो मैंने 3 लक्ष्य बताए कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या नशा मुक्ति की बात करें,
और रोजगार के लिए। इस पे वो खर्च करें। उनकी पार्टियों का प्रचार होगा, जनता के बहुत ही हेल्प मिलेगी। और किसके लिए खर्च करें? वो शख्स जो परेशान है, वो शख्स जो मेहनत करके थक गया है, वो शख्स जिसने प्रयास किए लेकिन फिर वो थक हार कर वो बैठ गया है, उसको हमें ऊपर उठाने की आवश्यकता है। उसको बोलने की आवश्यकता है कि ये जो तेरी परिस्थिति है वो हमेशा नहीं रहनी, तेरी परिस्थितियाँ बदल सकती है। ऐसे एग्ज़ाम्पल उसके सामने पेश करने हैं, जिसमें से मैं भी एक एग्ज़ाम्पल मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है कि मैं जैसे ही माहौल में पैदा हुआ, मैं जिस जाति में पैदा हुआ, मैं जिस समाज में पैदा हुआ, मैं जिस देश में पैदा हुआ, मुझे एक मौका मिला कि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, उनको मैं फिर से एक हिम्मत दे सकूँ। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा कि उस स्टेटमेंट की जो अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहे और जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। और वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने बात की बाबा साहब अम्बेडकर जी और भगवान के बारे में। तो दोस्तों, ये दोनों जो बातें हैं, ये एक दूसरे के विपरीत की बात है। क्यों विपरीत की है? यहाँ पर फिर से आप गलत सोच सकते हो। मेरी बात को ध्यान दीजिए। विपरीत की इस वजह से है क्योंकि दोस्तों, हमारे लिए इमोशंस यानी कि हमारे लिए जो दिल है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो भावनाएँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए विश्वास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए आस्था भी ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आगे बढ़ जाएँगे। हमारा मन खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर ये जो मैंने सारी जो बात की, आस्था की बात की, आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे लिए भगवान ज़रूरी है, लेकिन इसके विपरीत बात है कि हमारे लिए विचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अंबेडकर जी हमें देते हैं, बाबा साहब हमें देते हैं। हमारे लिए तर्क बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए समझ बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए सोच बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बुद्धि बहुत ज़रूरी है। संविधान के रूप में ये सब चीज़ें मिल रही है। संविधान ये सिस्टम है। आज एक इंसान से मेरी बात हो रही थी कि अगर लोग अपने मन से, अपनी विश्वास से, अपनी आस्था से जैसे आप गलत करेंगे तो पाप लग जाएगा और सही करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। अगर इस बात से चल जाते तो इतने जो थाने बने हुए हैं, इतने जो कोर्ट कचहरी चल रही है, इतनी भीड़ है, तो वो नहीं होती। कहीं न कहीं हमारे इमोशंस जो है वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें हमारा जो तर्क है वो सही रास्ते पर लेकर जाता है। और इस वजह से मैंने दोनों को अलग किया। तो आप इन दोनों को मिक्स जब करोगे तो चीज़ें लोगों से समझ से बाहर हो जाएँगी कि हम किस रास्ते पे चले। मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों रास्तों पे चलें। हमारा देश बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इन सब चीज़ों को समाहित होकर अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है, तो वो भारत देश है। वो उस भारत देश का जो सिस्टम जिन्होंने बनाया, उनको सलाम। उस सिस्टम को जब भी आप पढ़ोगे, जब भी देखोगे, आपको वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइब जो है महसूस भी होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास में डॉक्टर्स के पास में जब कोई मरीज़ आता है, तो यहाँ पर आने से पहले उसकी आस्था भगवान पे बहुत ज़्यादा होती है कि भगवान ठीक कर देगा, भगवान सब कुछ अच्छा कर देगा। तो वो इसका मन है, वो उसका आस्था है, वो उसका विश्वास है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद में उसका वो विश्वास वहाँ से हटकर बहुत सी बारी हम पे ज़्यादा आने लग जाता है। हम उसको नहीं बोलते हम पर विश्वास करें, हम अपना काम कर रहे हैं, जो भी बुद्धि हमें मिली है, जो भी विज्ञान ने हमें किया, लेकिन हम तर्क से चलते हैं। हम अगर भगवान सिर्फ़ भगवान से चलें, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो भगवान को मानते हैं, गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। वो भगवान को मान रहे हैं कि साहब ऊपर वाला करेगा, हम कर्म कर रहे हैं। उनका स्ट्रेस बाईपास हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ भगवान को मान के कि भई भगवान के भजन करो, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं, उनको खुद का दिमाग चलाना है। तो हमें भगवान की भी आवश्यकता है, हमें तर्क, दिमाग की भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों को मैच आप एक साथ नहीं कर सकते हो कि वो आगे बढ़ जाएगा। आप अगर आट इतनी बारी अम्बेडकर जी का नाम लिया, तो आपको भगवान जो है इस प्रकार से मिली, ये लोगों की समझ से बाहर है। और ये मैं यूँ कहूँगा कि इस बात का कोई मतलब निकल के आता नहीं है। तो इस वजह से ये पूरा जो मनोवैज्ञानिक खेल है, जो लोगों को कॉन्फ्लिक्ट में डालने वाली बात है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है 2 विरोधी विचार। दोस्तों, क्या कारण है कि जनता इतनी भड़क जाती है?
दोस्तों उनको मानने वाले, उनके बारे में जानने वाले वो लोग हैं जो पहले बहुत ज़्यादा एक खराब स्थिति में रहे हुए हैं। किसी वक़्त में उनकी स्थिति बहुत खराब थी, किस कारण थी, क्या इतिहास, वो अपनी जगह है। लेकिन उस वक़्त खराब स्थिति की वजह से वो मानसिक तौर पर उन्होंने संघर्ष झेला है, वो संघर्षशील लोग हैं, वो कमज़ोर लोग नहीं हैं, वो नीचे से उठे हुए लोग हैं, वो संघर्षशील लोग हैं। तो वहाँ पर उनके अंदर लड़ने की जो ताकत है, उनके अंदर जो गुस्से की ताकत है, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हो, तो आपकी इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। आप इमोशंस वाले बंदे बन जाते हो। आपके अंदर भावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी भावनाएँ जैसे ही भड़कती है, उसी के साथ में बहुत ही बड़ा एक ज्वाला आ जाता है। तो ये वजह है कि उनसे जुड़े हुए लोग जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इन सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। मैं उनको समझाना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को समझाएँ कि वो अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, वो ऐसे इंसान बन जाएँ कि उनको नशा करने की आवश्यकता ना पड़े और इसके साथ में वो अपने रोज़गार पे, अपने बिज़नेस पे, अपने काम-धंधे पे ध्यान दें और सब बातें तर्क की बातें। बाबा साहब ने कहा है कि आप जो रुपया है, इसकी इकोनॉमी को समझिए। उन्होंने खुद ने किताब लिखी है, रुपये की समस्या। इस किताब को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। दोस्तों, अंतिम बात करना चाहूँगा कि वो क्या मनोवैज्ञानिक सलाह है, जो भारत का नज़रिया जो है, उसको ऐसा बना दे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको शुरुआत में लेकर जाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे ही कोई बात कही, उसी के साथ में आपका नज़रिया चेंज हुआ। फिर मैंने कोई से एक बात की, फिर आपका नज़रिया चेंज हुआ। इसी प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत का नज़रिया तभी बन सकता है, जब आप सब लोगों को साथ में लेके चलो, उनकी भावनाओं को समझो। आप भगवान को बहुत अच्छे से समझो, भगवान को मानने वाले लोगों को बहुत अच्छे से समझो, उनके माइंड की स्टडी की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से आप बाबा साहब को बहुत अच्छे से समझो। वो उन्होंने क्यों ऐसा बोला? उन्होंने क्यों ये सब चीज़ें बनाई? और इसके बाद में उन लोगों को भी आप समझो। और जब आप सबको समझते हो और आप उस वक़्त क्या बोलते हो, आप जो नज़रिया इस देश को दिखाओगे, उसी से ये नज़रिया एक बनेगा। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे हमारे शहीद हुए हैं और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे राजनेता भी हैं, जिन्होंने इस भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का नज़रिया दिया। मेरा यही सलाह है, यही संदेश है कि ये जो नज़रिया है, ये कायम रहना चाहिए और ये जब कायम रहेगा, भारत एक बनेगा, भारत श्रेष्ठ बनेगा। सभी जो लोग हैं, वो वास्तव में जो मुद्दे हैं, रियल में जो मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएँ हैं, उनके लिए काम करेंगे, तो हम दुनिया की नंबर 1 जो पावर है, वो ज़रूर बनेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, यहाँ तक पहुँचे हो। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा, इसको आप लाइक करें। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।